नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना, यदि आप इस प्रोग्राम को अंग्रेजी में भी देखना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जरूर जाइए। उस पर यह प्रोग्राम आपको इंग्लिश में भी उपलब्ध मिलेगा। तो चलिए पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमने पहले सवाल के तौर पर आपसे पूछा था, कौन सा शहर उच्च गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुरी, ओडिशा। दूसरा सवाल था, 84 कोस परिक्रमा मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केंद्र सरकार ने वृंदावन के चारों ओर 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फैसला किया है। कथन 2, यह राजमार्ग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। कथन 3, 84 कोस परिक्रमा चैत्र माह में की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों ने हाल ही में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DIC के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 था, संयुक्त राष्ट्र की विज्ञान रिपोर्ट पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश को रोकने के मकसद से COP26 सम्मेलन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ग्लासगो। पांचवा सवाल था, पाकिस्तान के प्रमुख पर्वतारोही मोहम्मद अली सदपारा सहित 3 पर्वतारोही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने का प्रयास करते हुए लापता हो गए थे। K2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। कथन 2, इसका नाम इसके पहले सर्वेक्षक कर्नल H गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर रखा गया है। और कथन 3, यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च करने की घोषणा की है जो औद्योगिक रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की इस नई रोबोटिक्स कंपनी का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंट्रिंसिक। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय रेसलर खिलाड़ी प्रिया मलिक ने किस चैंपियनशिप या गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप या फिर इंडियन रेसलिंग चैंपियनशिप? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 8, कपालीश्वरर मंदिर में आगंतुकों को सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या फिर तेलंगाना? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में भारत द्वारा की जा रही पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत स्वदेशी कच्चे माल के माध्यम से उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कथन 2, उर्वरकों के उत्पादन के लिए भारत फॉस्फेटिक चट्टान के स्वदेशी भंडार का पता लगाएगा जो उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कथन 3, भारत में फॉस्फेटिक भंडार राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर मध्य प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश, मसूरी सिंकलाइन कडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। और अंतिम सवाल था, हाल ही में भारत के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज को प्रथम ग्रीन सेज घोषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कांडला। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, भारतीय नौसेना का जहाज तलवार मोम्बासा में वार्षिक समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। मोम्बासा किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका। मोम्बासा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह केन्या का प्रमुख शहर और बंदरगाह है। यह शहर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार मोम्बासा में वार्षिक समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाला वार्षिक समुद्री अभ्यास है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए,
अफ्रीका। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ साक्ष्य। हड़प्पा, अग्निवेदियाँ। आमरी, मृग का साक्ष्य। कालीबंगा, तांबे की बैलगाड़ी। सुरकोटदा, घोड़ों की हड्डियाँ। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? केवल एक और दो, केवल 2 और 4, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। हाल ही में हड़प्पा युग के पुरातात्विक स्थल धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा इस सूची में शामिल होने वाला गुजरात का चौथा और भारत का 40वां स्थल बन गया है। यह स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। हड़प्पा में तांबे की बैलगाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, अतः युग्म 1 गलत सुमेलित है। आमरी में मृग के साक्ष्य मिले हैं, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। कालीबंगा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है। सुरकोटदा में घोड़ों की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, अतः युग्म 4 सही सुमेलित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। दूसरा सवाल, नौका शब्द जिसका अर्थ विज्ञान है, खबरों में छाया हुआ है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? रूस, जापान, भारत या फिर ब्राजील? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। नौका जिसका अर्थ रूसी भाषा में विज्ञान है, रूस द्वारा अभी तक लॉन्च की गई सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रूसी मॉड्यूल पियर्स की जगह लेगा। पियर्स मॉड्यूल का अंतरिक्ष यान के लिए डॉकिंग पोर्ट के रूप में और अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के लिए गेटवे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 3, बाल आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके लिए किसी बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। कथन 2, बाल आधार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है। कथन 3, बाल आधार ही एकमात्र सरकारी ID है जो नवजात शिशुओं को जारी की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से छुट्टी की पर्ची और माता पिता में से किसी एक का आधार बच्चे को बाल आधार के लिए नामांकित करने के लिए पर्याप्त है। बाल आधार आधार कार्ड का एक नीले रंग का वर्जन है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक विवरण की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश सरकारी ID भारत के नागरिकों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं, लेकिन आधार ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जिसके लिए नवजात शिशु का भी नामांकन कराया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जगह लेगा? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007, सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, या फिर लाइट हाउस अधिनियम 1927? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइट हाउस अधिनियम 1927। संसद ने नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक कानून बनते ही 90 वर्ष से अधिक पुराने लाइट हाउस अधिनियम 1927 का स्थान ले लेगा। इस विधेयक में तकनीकी विकास के साथ साथ नौवहन के लिए समुद्री सहायता के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल किया गया है। इसके जरिए विधायी ढांचे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर व्यापार के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइट हाउस अधिनियम 1927। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्र 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1।
इंद्र-21 भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास रूस के वोल्गोग्राद में 1 अगस्त से 13 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का यह 12वां संस्करण है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कथन 2, संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मिजोरम का मानना है कि सीमा का निर्धारण 1933 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जबकि असम सरकार 1875 के सीमांकन का पालन करती है। कथन 2, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद से विवादों की जांच करने और सलाह देने, सभी राज्यों के लिए सामान्य विषयों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय के लिए सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में सीमा विवाद के बाद मिजोरम के सीमावर्ती शहर वैरेंगटे में असम के 5 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक की हत्या कर दी गई। मिजोरम का मानना है कि सीमा का सीमांकन 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR अधिनियम 1873 से लिया गया है। आपको बता दें कि मिजो नेता 1933 में अधिसूचित सीमांकन के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ असम सरकार 1933 के सीमांकन का पालन करती है। नतीजतन दोनों राज्यों की सीमा के बारे में अलग अलग धारणा बनी हुई है और यही संघर्ष का मुद्दा है। अंतर्राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना इस अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए एक विकल्प हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निमोनिया शिशु मृत्यु में 16.9% का योगदान देता है और यह शिशु मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। कथन 2, बचपन में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए 2021 में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली SAANS नामक एक पहल शुरू की गई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत के महापंजीयक के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2010-2013 के अनुसार शिशु मृत्यु में निमोनिया का योगदान 16.9% है। निमोनिया शिशु मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। बचपन में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए 2019 में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली SAANS नामक पहल शुरू की गई है। SAANS पहल में 3 स्तरीय रणनीतियां शामिल हैं। ANM द्वारा एमोक्सिसिलिन के उपयोग की शुरुआत सहित बचपन के निमोनिया के उपचार और प्रबंधन पर दिशा निर्देश, निमोनिया की पहचान और स्टैंडर्ड प्रबंधन के लिए सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण और परिवारों और माता पिता के बीच बचपन में होने वाले निमोनिया पर अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9, गामा किरणों के विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गामा किरणों के प्रारंभिक फ्लैश के बाद लंबे समय तक रहने वाला आफ्टर ग्लो आमतौर पर लघु तरंगदैर्घ्य जैसे एक्सरे, पराबैंगनी, ऑप्टिकल, अवरक्त, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। कथन 2,
यह अनुमान लगाया गया है कि आकाशगंगा में सीधे पृथ्वी की ओर निर्देशित गामा किरणों का विस्फोट बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारत के साथ साथ दूसरे देशों के खगोलविदों के समूह ने उच्च ऊर्जा विकिरण के एक बहुत ही लघु शक्तिशाली विस्फोट का पता लगाया है, जो लगभग 1 सेकंड तक चला। इस विस्फोट की दिशा पृथ्वी की ओर थी। गामा किरणों के विस्फोट अत्यधिक ऊर्जावान विस्फोट होते हैं, जो अत्यधिक आकाशगंगाओं में देखे गए हैं। ये ब्रह्मांड में होने वाली सबसे चमकदार और सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय घटनाएं हैं। गामा किरणों के विस्फोट की अवधि 10 मिलीसेकंड से लेकर कई घंटों तक हो सकती है। गामा किरणों के प्रारंभिक फ्लैश के बाद लंबे समय तक रहने वाला आफ्टर ग्लो आमतौर पर लंबी तरंगदैर्घ्य, एक्सरे, पराबैंगनी, ऑप्टिकल, अवरक्त, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगदैर्घ्य के रूप में उत्सर्जित होता है। सभी देखे गए गामा किरणों के विस्फोट मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर से उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, सामरिक पेट्रोलियम भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर किए गए समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रत्येक देश को कम से कम 180 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखना जरूरी है। कथन 2, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के तेल संकट के बाद समर्पित रणनीतिक भंडार की अवधारणा को पहली बार 1973 में अमेरिका में रखा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। हाल ही में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2 अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं से आपूर्ति बाधित होने के जोखिम जैसे कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर किए गए समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रत्येक देश को कम से कम 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखना जरूरी है। तेल आपूर्ति में गंभीर रुकावट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य सामूहिक कार्रवाई के हिस्से के तौर पर इस स्टॉक को बाजार में जारी करने का निर्णय ले सकते हैं। भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य बना। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन तेल संकट के बाद समर्पित रणनीतिक भंडार की अवधारणा को पहली बार 1973 में अमेरिका में रखा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, कारगिल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय सेना द्वारा विश्वासघाती रूप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाले घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कथन 2, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।